पिछला वाला हुआ है, बैक डेट पे जो अनाउंस था वही है। बॉडी डिस्प्लेस होगी, इस बॉडी क्या करेगी, मान लो पर्टिकुलर डिस्टेंस जाने के बाद तो या तो रेस्ट में आएगी या तो फिर क्या उसकी स्पीड घट जाएगी। तो उस केस में आपका ग्रेविटेशन जो होगा अगेंस्ट द क्या मोशन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर
बाकी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है। जो भी अननोन इसमें होगा एक क्वांटिटी उसकी वैल्यू से क्वेश्चन करा के हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी का एप्लीकेशन होता है वर्क एनर्जी ड्रिवन का, मतलब जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, बराबर होगा। वैसे वर्क एनर्जी ड्रिवन के कार्य कोई भी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन क्या अकोमोडेट टू अदर, बट अपने यहाँ मैकेनिकल उसमें जब वो स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या वर्क डन को एनर्जी वर्क और एनर्जी को रिलेट करते हैं, ठीक। इससे जो आपका रिलेशन रहेगा हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो देखिएगा मेरी बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, the work done on a body, work done on a body, work done on a body will be equal to change in its kinetic energy, change in its kinetic energy, चेंज में काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो ऑब्जेक्ट होगा बेटा बॉडी में काइनेटिक एनर्जी की चेंज की क्या होगा, बराबर होगा चेंज में काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो जो भी हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे, अब याद रखेंगे बेटा अगर फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में मान लो ये राशि क्या होगा, अपोजिट क्या करते हैं इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। अपोजिट क्या होता है, जैसे मान यहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रहा है, अभी आगे बताएंगे। फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी वैल्यू को रिड्यूस करेगा, वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करेगा, ये बॉडी जब किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद रेस्ट में आ जाएगा। तो अगर अपोजिट फोर्स है तो वेलोसिटी घटेगी, ठीक, और अगर सपोर्टिंग फोर्स है तो वेलोसिटी हमारी क्या करेगी, बढ़ेगी। यहाँ पे तो से आप फोर्स अप्लाई किया है, इतना डायरेक्शन आप मोशन किया है, तो एक पॉइंट पे कैसे निकल उठा, पॉइंट पे नीचे लीजिएगा। इफ फोर्स इज अप्लाइड, force is applied in the direction of, if force is applied in the direction of motion of object या body जो भी लिखा है, in the direction of motion of body, body क्या object लिखा है बेटा, object body, in the direction of motion of body, then velocity of body increases, but velocity of body increases, so final kinetic energy, also increases, final kinetic energy also increases, final kinetic energy also increases, and if force is applied against the motion of body, then final kinetic energy will be decreases, final kinetic energy will be decreases। मतलब लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन दोनों प्रोसेस में बेटा जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होगा, चाहे आपका क्या डायरेक्शन में हो या अपोजिट। जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो वर्क अपोज करेगा मोशन का, डायरेक्शन को अप्लाई करेंगे क्या करेगा, तो सपोर्ट करेगा, ठीक। तो कभी डायग्राम आनी जल्दी करिए।
नीचे ना करें। वो आता है वो साफ नहीं था, तो नहीं आता साफ था। जो आता है साफ नहीं था, प्रिंट नहीं साफ था। अभी जिस समय की प्रिंटिंग नहीं साफ थी, पर बायो प्रिंटिंग बहुत साफ हो गया। बायो प्रिंट साफ हो गया तो आता नहीं है। साफ नहीं आता तो प्रिंट नहीं साफ था। ना देख लो। सवाल नहीं होते। आलू खाने इन सभी क्वेश्चन आप दे रहे हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन कठिन हो गया था। चलो अगली बार आसान हो जाएगा। कठिन नहीं था, थोड़ा सा क्वेश्चन चलेंगे। हो गया बेटा? कैपेसिटी करोगे चीजें काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। यहाँ से हम निकाल देते हैं, इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम कह देते हैं। अगर ऐसे कर लीजिएगा, इसी के बेस पे आपका आता है वर्क एनर्जी थ्योरम पे जिसका आप एक ट्रेनिंग करे हुए हैं। जैसे मतलब एप्लीकेशन आप वर्क एनर्जी थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम तो लिख लीजिए। यहाँ हमारे ये ले जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। फर्स्ट लिखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पॉइंट आपको बनते हैं इस पे। देखिए स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल बाई इनिशियल वेलोसिटी, स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल बाई रिटार्डिंग फोर्स, स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल बाई रिटार्डिंग फोर्स, स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल बाई रिटार्डिंग फोर्स, स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल बाई रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग बेटा, रिटार्डिंग जो घटाए, स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल बाई रिटार्डिंग फोर्स। याद रखेंगे कोई भी बेटा व्हीकल है अब इसे हमें स्टॉप करना है। बेसिकली हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंसीडर किया जाता है फ्रिक्शन को। क्या करेंगे हम लोग? फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं। अगर फ्रिक्शन को हमेशा फ्रिक्शन अपोज करते हैं। जैसे आप अगर आपकी गाड़ी को रोकते हो या अगर गाड़ी को आप क्या करिए, आप कर दीजिए, एक्सीलेट ना करिए, साइकिल को पैडल नहीं मारिए, उस टाइम के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाता है। चलता रहता है बेटा, रुक जाता है ना, उस टाइम के बाद रुक जाता है। कोई डिस्टेंस पर्टिकुलर क्या कवर करने के बाद रुक जाता है। तो बात क्या है बेटा कि कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉपिंग फोर्स जो ले रहे हैं वो फ्रिक्शन लिया है। क्या ले रहा है? फ्रिक्शन। फिर हमेशा फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन का अपोज करता है, पिछले यूनिट में आपने पढ़ा था। तो इस केस में अगर मास m है, सपोज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गाड़ी के जो टायर्स हैं और उनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू b है। अगर इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपके जो व्हीकल्स हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को सब से कवर करके ये रुक गया, ठीक, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। इनिशियली बात तो ये वेलोसिटी है, अभी वेलोसिटी से पहले v लिया था, बाद में v डैश कर दिया। पहले v वेलोसिटी से आप मूव कर रहे थे और फाइनली आपका वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गया। तो इस केस में क्या होगा है कि यहाँ से आपको शिफ्ट करने में जो आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क किया वो क्या हो गया? लास्टिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो अगर हमें फाइंड करना है कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगा, तो इस केस में क्या करेंगे आप? फाइंड क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के कारण क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी हमारा लॉस है वो वर्क के बराबर होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या? वर्क डन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन कर लेना। वर्क डन बाय वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय फ्रिक्शन के बराबर होगा। और जब लॉस निकालते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल किया जाता है। जब आप लॉस की वैल्यू फाइंड करोगे तो इनिशियल माइनस फाइनल चेंज करके तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा आप मिस कर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m
आप देखते हो सेम आपका गाड़ी सेम स्पीड से चल रही हो, एक दिन स्मूथ रोड पे हो, दूसरे दिन कैसा हो, रफ रोड पे हो, आपको ऊंचा नीचा होगा। तो अगर आपने इंजन को ऑफ कर दीजिए, ठीक है, तो जिस कंडीशन में जहाँ पे रफनेस ज़्यादा होगा वहाँ पे जल्दी गाड़ी आपकी रुक जाएगी, और जहाँ पे स्मूथनेस ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, कंफर्टेबली आगे डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लोग इसी रिलेशन से निकालते हैं कि यानी कि वेलोसिटी यानी कि स्टॉपिंग जो डिस्टेंस है वेलोसिटी की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड क्या म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ठीक, तो यहाँ से आप कह सकते हो यह तो कैलकुलेट स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है यह तो बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद आपकी वैल्यू क्या करेगी, तो डायरेक्टली यहाँ से आप डिटरमाइन कर लेंगे। तो क्या करना है आप थोड़ा लिखिए। यस सर। खाली एडिंग किया था ना स्टॉपिंग डिस्टेंस, देखिए इसे रिगार्डिंग फोर्स, इसे रिगार्डिंग या अपोजिट फोर्स जो भी कर लो, इसे रिगार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड on a moving body, इसे रिगार्डिंग फोर्स मतलब लाइक फ्रिक्शन, लाइक फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन लगे आपने ब्रेक लगा दिया जो भी है, रिगार्डिंग मतलब जो उसकी स्पीड को हटाने का काम करेगा। ठीक, तो क्या है रिगार्डिंग फोर्स लाइक फ्रिक्शन इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग व्हीकल, इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग व्हीकल, then after covering it on a moving vehicle, then after covering it particular distance, vehicle comes to rest, vehicle comes to rest, and this distance is called, stopping distance. This distance is called stopping distance. This distance is called stopping distance. इसी डिस्टेंस को जितना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये रेस्ट में आ गया। इसी डिस्टेंस को हम लोग कर देते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। वैसे बना यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लगा के नहीं रोका है, कैसे रोका है, सेक्शन होगा। नोट कर लीजिए। इसी में एक फार्मूला हम लोग और अप्लाई करके नोट कर देगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू होता है जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी अपॉन स्टॉपिंग फोर्स। अनदर फार्मूला ले लीजिएगा, इसको लिखने के बाद एक नया फार्मूला बना लीजिएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, यानी जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है पहले, जिसे आप कह सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉडी अपॉन क्या, तो आपका फोर्स आपका स्टॉपिंग रूट है, नहीं तो अपोजिट फोर्स है, उसे आप डिवाइड कर लो। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी अपॉन स्टॉपिंग फोर्स। फोर्स की वजह से, जैसे यहाँ तो हमने फ्रिक्शन की वजह से निकाला ना, यहाँ पे स्टॉप किसकी वजह से कर रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से। अगर आपका व्हीकल जो है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुक रहा है तो आपने रिलेशन ये निकाला बेटा। लेकिन अगर आपका जो व्हीकल है वो क्या किसी अदर एक्सटर्नल फोर्स में लगा के रोक रहे हैं, जैसे ब्रेक लगा दिया, किसी ने पीछे से खींच आ गया, आगे से रोका, उस कंडीशन में कितना फोर्स लगाएगा इसके बेस पर आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा। ये स्टॉप हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन वगैरह, ध्यान रखिए उसके लिए एप्लीकेशन है। और अगर
आपकी चल रही है बेटा, उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा, नोट हो गया ना। सेकंड है स्टॉपिंग टाइम, सेकंड है स्टॉपिंग टाइम। आपने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ा होगा, लेकिन आपको मालूम है बेटा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम डेल्टा टी कम टाइम में 10 गति परमाणु वाले इम्पल्स क्या होता है जी, बहुत कम टाइम में ज़्यादा फोर्स लगा दे कहते हैं इसके मॉडल क्या है, जैसे थप्पड़ मार दें तो कम टाइम के लिए रहेगा लेकिन फोर्स ज़्यादा लगता है। इम्पल्स होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इक्वल टू स्टार्ट टाइम इंटरवल, इसकी बॉडी में तो स्टार्ट टाइम इंटरवल के लिए फोर्स अप्लाई कर देगा अगर वो एक लेवल एंड टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट होता है से आपका दे देंगे इम्पल्स है, ठीक है। इम्पल्स क्या होगा आई इक्वल टू एफ इनटू डेल्टा टी या dt की टर्म में लिखेंगे तो होता है, अब वही इक्वल टू हमारा होता है डेल्टा टी इक्वल टू क्या डेल्टा एफ इनटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी हम लिखेंगे या एफ इक्वल टू डेल्टा टी हमारा डेल्टा टी आपको पढ़ा होगा, ठीक। वही हमारा डेल्टा टी के बराबर होगा या सिंपल कितना रहता है एफ इनटू टी इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो टी वैल्यू क्या हो जाएगा एफ के बराबर हो जाएगा। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जा रही है तो उसको कितने में टाइम कितना लगेगा, ये हो गया बेटा। सेकंड पॉइंट है स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग टाइम इसे स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लिया तो सर कितना स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग का मतलब टाइम। तो यहाँ पे स्टॉपिंग टाइम फाइंड करने के लिए हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक। देखिएगा बाई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, बाई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है जो आपका एफ इंटू डेल्टा टी होता है आर करके हम लोग लिखते हैं एफ इंटू टी इक्वल टू पी, एफ इंटू टी इक्वल टू पी, टी इक्वल टू हो जाएगा पी बाई कितना एफ। अगर मान लो इनिशियली आपकी बॉडी जो भी है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका मोमेंटम क्या होगा, आप दो बन लो ऐसे लिख लो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ऐसे ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी हो गया। सपोज दैट अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी v थी, फाइनली वो रेस्ट में आ रहा है या इनिशियल v या फाइनली v कर रहे हैं जो भी आप मान रहे हैं, तो हमें मोमेंटम की वैल्यू यानी कि ये डेल्टा p न होगा, ये चेंजिंग मोमेंटम है p इनिशियल माइनस क्या होगा p फाइनल के बराबर होगा, इसी को लिख सकते हैं या p इंटू या p इक्वल टू होगा p इनिशियल माइनस p फाइनल अपॉन कितना डेल्टा टी, ठीक। अब हमें डेल्टा टी या टी की वैल्यू आप निकालना है क्योंकि फाइनली अगर रेस्ट में आना है तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा बेटा, अगर बॉडी रेस्ट में आ रही है तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा जीरो, अगर फाइनली रेस्ट में आने का मतलब v की वैल्यू जीरो होगी या तो v का क्या होगा जीरो होगा। तो उस केस में अगर इनिशियल मोमेंटम हमारा जैसे हमारा बॉडी ये चलना शुरू किया था, बॉडी है या कोई व्हीकल है जो भी ले लो, अगर वेलोसिटी इनिशियली v था मास m था और फाइनली रेस्ट में आ रहा है, रेस्ट में आ रहा है v डैश की वैल्यू जीरो हो गई, तो यहाँ पे होगा m इंटू v माइनस m इंटू v डैश अपना मालूम टोटल टाइम इंटरवल t आपका लगा, तो f की वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू v डैश जीरो है तो ये आएगा mv अपॉन t, तो t की वैल्यू हो जाएगी बेटा mv अपॉन कितना, अगर व्हीकल है या बॉडी है या मास क्या है v वेलोसिटी से इनिशियली जा रहा था, ठीक है, और उसको क्या किया गया स्टॉप किया गया। अगर स्टॉपिंग फोर्स हमारा एफ है तो उस कंडीशन में कितने टाइम के बाद, जैसे पीछे वाले हमने डिस्टेंस निकाला था कितना डिस्टेंस चलने के बाद रुकेगा, यहाँ पे जो आपको है ये टाइम लेके निकाले कितने टाइम चलने के बाद आपकी व्हीकल या गाड़ी जो भी आपकी है या ऑब्जेक्ट जो भी है वो रुक जाएगा। तो रुकने के लिए टाइम हमसे निकालते टाइम फाइंड आउट करते हैं, सिंपल मोमेंटम थ्योरम से आप यूज करते हो, एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी और ये पी इक्वल टू पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, फाइनली
इनिशियल वेलोसिटी, v जो होता है बेटा वो इनिशियल वेलोसिटी है, f स्टॉपिंग फोर्स, स्टॉपिंग फोर्स हो गया, t स्टॉपिंग टाइम, t जो हो गया स्टॉपिंग क्या टाइम, कितने टाइम के बाद वो रुक जाएगा, आप इस क्वेश्चन के हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, तो देखिएगा क्या लिखा है। हाँ, बस मोमेंटम चला ऐसे बना लीजिए, दिखा दो आपके क्वेश्चन को लिख कर। एक हफ्ते से मेरा सर दर्द कर रहा है। आइसनाइन से करवाइए, क्या? आइसनाइन से करवाइए। प्लास्टिक सिर में दर्द हो रहा है तो आइसनाइन से करवाइए। गाजर बहुत खाते हैं, गाजर बहुत खाते हैं। नहीं, गाजर खाना फायदा नारियल खाते हैं, नारियल ऐसा जरूरी नहीं कि आप गाजर खा के तो आपकी आंखें खराब ही ना हो। बहुत सारे लोग पान मसाला नहीं खाते हैं, फिर भी उनको क्या कैंसर हो जाता है, ये ड्रिंक नहीं करते फिर भी हो जाता है, ऐसी कोई एल्कोहलिक चीज़ें नहीं लेते फिर भी हो जाता है। तो उससे ये होता है कि अगर आप कोई फायदे की चीज़ ले रहे हैं तो टेंडेंसी कम होगी और उल्टी क्या नुकसान वाली चीज़ें लेकिन टेंडेंसी बढ़ जाएगी। बट ऐसा नहीं कि जो नहीं लेता उसको नहीं हो सकता, जो लेता है उसी को होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक, तो आप खाते हैं इस चीज़ से बचे हैं, उससे खाना खाते हैं पहले ही तो क्या होता है। ठीक है, हो गया बेटा, चलिए स्टार्टिंग टाइम स्टार्टिंग डिस्टेंसेस क्या होगा, कैसे होगा स्टार्ट। एक दूसरा कंडीशन अंतर का कभी कभी पूछा जाता है कि अगर दो अलग अलग व्हीकल्स हैं उनके सेम गाड़ी पोज लगाया जाए, या दो अलग अलग क्या है पोर्शन है तो सेम मास के व्हीकल्स पे लगाया जाए, उस कंडीशन में उनके स्टॉपिंग डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा। जैसे कहा है दो आइडेंटिकल मास के व्हीकल्स हैं, सेम दो रोड पे चल रही हैं, दोनों पे लगने वाले स्टॉपिंग में पोर्शन है यानी जो अपोजिंग पोर्शन है बेटा वो अलग अलग है। तो कौन सी गाड़ी पहले रुकेगी, कौन सी बाद में रुकेगी, कौन सी जल्दी रुकेगी कम डिस्टेंस कवर करके, कौन ज़्यादा डिस्टेंस है, कौन कम जल्दी कम टाइम में रुक जाएगी, कौन सी ज़्यादा टाइम में रुक जाएगी, उसको हम लोग कंपेयर करके इन्हीं दोनों जो क्वेश्चन पढ़े हैं ना इन्हीं के बेस पर फाइंड आउट करते हैं और उस पर क्वेश्चन आपको डिजाइन किया जाता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट रीजन में कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, किसी को दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, शर्माना नहीं, नींद में भले सो लेना, है ना। फिजिक्स के लेक्चर में भी नहीं आ रहा तो बाहर क्या करता होगा अभी जो कल का क्वेश्चन देखिएगा, चश्मा के करीब पहुंच रहा है। क्लिनिकल कंपैरिजन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम for two vehicles, stopping distance and stopping time for two vehicles, दो व्हीकल है बेटा, उनके लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम का क्या होगा, कंपेरिजन क्या करते हैं और ज़्यादा डिस्टेंस का करेंगे तो रुकेगा कौन कम या कौन जल्दी रुकेगा कौन लेट रुकेगा, उसके बेस पर आप यहाँ से डिटरमाइन करते हो। तो लिख लीजिएगा, दो लाइन स्टेटमेंट लिख लीजिए तो उसी के बेस पर आपको बनाया जाएगा। देखिए if two vehicles of masses m1 and m2, if two vehicles of masses m1 and m2 are moving with velocity, two vehicles of masses m1 and m2 are moving with velocity
V1 and V2 respectively are moving with velocity V1 and V2 respectively when they are stopped by same retarding force then अब समझना पड़ेगा अगर फोर्स की वैल्यू सेम है, ठीक है, और हमें उनसे स्टॉपिंग डिस्टेंसेस के रेशियो निकालने हैं। देखो अभी पीछे हमने पढ़ा था स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए अगर फोर्सेस की वैल्यू सेम है, फोर्स की वैल्यू कैसी है, सेम यहाँ तो हमने किसके ऑपरेटर के टाइम में दिया था। यहाँ देखो अगर फोर्सेस की वैल्यू सेम है, ठीक, तो S1 की वैल्यू जो होगी वो KE1 के बराबर होगा, S2 की वैल्यू KE2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो वहाँ पे जब S1/S2 करोगे तो KE1/KE क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो स्टॉपिंग डिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा, ठीक, इसका रेशियो ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंसेस, रेशियो ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंसेस S1/S2 इक्वल टू आपका होगा KE1/F अपॉन KE2/F। पीछे भी कैलकुलेशन किया गया था, बोला गया था, ठीक। तो यहाँ से बेटा स्टॉपिंग फोर्सेस दोनों सेम है, तो यह क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मीनिंग हो गया काइनेटिक एनर्जी KE1/KE2, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं करके S1/S2 इक्वल टू KE1/KE2 इक्वल टू, और आपको बोला कि मास है M1 M2 है, वेलोसिटी V1 और V2 है, तो हाफ M1 V1 स्क्वायर अपॉन हाफ M2 V2 स्क्वायर। देखो हाफ हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं आप M1 V1 स्क्वायर अपॉन M2 V2 स्क्वायर। तो अगर दो साइकिल्स हैं उनके मासेस और इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट रेट हैं, उन पे सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उनके स्टॉपिंग डिस्टेंसेस का रेशियो उनके काइनेटिक एनर्जी के रेशियो के बराबर होगा, या कह लो ठीक है हाफ इनर्जी होगा मास इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए ना? यस सर। यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होता है। टेस्ट के नाम का तीनों गायब हो गया था क्या? एग्जाम में भी गायब हो गया, है ना? करेंगे तो आएगा ना, ठीक। और जब तक क्या कहते हैं आपने कहा वो सुना होगा, दूध कहाँ पे पहाड़ के पास नहीं जाता था, तो उधर में एक्चुअल आ गया, इतनी एनर्जी है, इतनी अवकाश का पता नहीं चलता। इतना ऑपरेशन नहीं देंगे तो क्या 100% जानते ही जानते हैं, देने के बाद पता चलेगा अभी हम कहाँ हैं, कितनी हमें मेहनत की रिक्वायरमेंट है ना। और अगर नहीं जानते रहेंगे तो उसी ही अपने आप में, इसलिए टेस्ट कभी मत छोड़ा करिएगा। वाले से कुछ भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक। हर टेस्ट में ट्राई करिए कि पहले वाले से अच्छा खराब हो जाए, पिछले वाले से अच्छा होना चाहिए, खराब अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो हर बार ट्राई करिए नेक्स्ट वाला टेस्ट बैक वाले से बेटर हो, और धीरे धीरे बेटर होते होते लास्ट तक आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप इग्नोर करते रहेंगे तो लास्ट तक ये सिचुएशन आएगी कि आप बहुत दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हो गया बेटा। दूसरा लिखेंगे, अगर हमको स्टार्टिंग टाइम निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो स्टार्टिंग टाइम की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो स्टार्टिंग टाइम निकालने के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या रिलेशंस, तो टाइम की वैल्यू की मोमेंटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपने लिखा, ठीक। तो जब स्टार्टिंग टाइम होगा रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टाइम, जब स्टार्टिंग टाइम का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे आपका अगर देखो टी इक्वल टू, देखो पीछे वाला इसमें क्या लिखा था आपने, देखो यहाँ पे इसका टी इक्वल टू एम बी बाई क्या एफ, टी की वैल्यू कितनी है एम बी बाई एफ, और एम बी हमारा क्या होता है पी कौन होता है, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे बेटा। तो टी की वैल्यू होगी टी इक्वल टू T1/T2, ये आएगा P1/F अपॉन P2/F, क्योंकि स्टॉपिंग फोर्सेस दोनों केसेस में आपको सेम सेम दिया गया है। स्टॉपिंग फोर्सेस कैसे दिए गए हैं, सेम सेम दिए गए हैं। तो
P1 upon F upon P2 upon F हो गया बेटा। या फिर कैंसिल आउट तो P1 upon P2 इक्वल होगा P1 upon P2 ये इक्वल होगा M1 P1 upon M2 into कितना P2। इसके बेस पर हम यहाँ से डिटरमाइन कर देते हैं स्टार्टिंग टाइप क्या होगा, स्टार्टिंग डिस्टेंस क्या होगा, उसके बेस पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ये सिचुएशन आपका होता है। अगर आपको फाइंड करना है स्टार्टिंग टाइम या स्टार्टिंग डिस्टेंस तो यहाँ से हम लोग रिलेट कर लेते हैं। ठीक नोट करिए। पहला केस का था जब स्टार्टिंग पोर्शन दोनों पे सेम सेम आपने अप्लाई किया। ठीक सेकंड पॉइंट करिए इसका। पहले वाले केस में मासेस और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट थे। नेक्स्ट केस में था अगर मासेस डिफरेंट हो बट वेलोसिटी सेम सेम हो। सेकंड पॉइंट इसका करिएगा बोले तो हो गया कि एक व्हीकल्स passes same velocity, if vehicles passes the same velocity, if vehicles passes the same velocity, अगर vehicle में जो velocity है बेटा वो कैसा सेम सेम हो, if vehicles passes the same velocity तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा v2 हो जाएगा। ठीक तो यही पे हम लोग लिख लेंगे ये पॉइंट इसका बना देना। सेकंड पॉइंट आपका व्हीकल्स पासेस क्या सेम वेलोसिटी हो गया बेटा तो v1 इक्वल टू कितना v2 इक्वल टू मान लो v हो गया। s1 अपॉन s2 जब आप करोगे अगर वेलोसिटी दोनों के सेम सेम है बेटा तो इस वाली क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन आएगा फर्स्ट क्वेश्चन आने क्वेश्चन सेकंड तो बाई क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक तो आपका आएगा s1 अपॉन s2 इक्वल टू क्या मास v1 v2 बराबर हो गया तो v स्क्वायर कैसे हो जाएगा s1 अपॉन s2 इक्वल टू m into v स्क्वायर अपॉन m2 into v स्क्वायर। ये v स्क्वायर कैसे होगा m1 अपॉन m2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा यानी कि s1 अपॉन s2 की वैल्यू जो होगी उनके मासेस के रेशियो के बराबर होगा। अगर आपका वहाँ पे वेलोसिटी दोनों के सेम सेम है और जो स्टार्टिंग फोर्स हम लोग लगा रहे थे पहले ही पॉइंट ये स्टार्टिंग फोर्स से लिया था ना इसी तो ये पॉइंट बना लो फर्स्ट करिए इसको ये बना लो बेटा ये पॉइंट हो गया। अगर उनकी वेलोसिटी भी सेम सेम है तो वहाँ पे आपका जो रेशियो होगा स्टार्टिंग डिस्टेंसेस का उनके मासेस के रेशियो में होगा एंड स्टार्टिंग टाइम क्या होगा बेटा एंड स्टार्टिंग टाइम का रेशियो बता दो जरा स्टार्टिंग टाइम t1 अपॉन t2 इक्वल टू m1 v1 अपॉन m2 v2 है तो यहाँ पे v दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा m1 अपॉन m2 यानी कि अगर दो बॉडी हैं सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं और स्टार्टिंग जो फोर्सेस लगाए गए थे ऑलरेडी पहले से सेम सेम है तो उस केस में उनके स्टार्टिंग डिस्टेंसेस और स्टार्टिंग टाइम के जो रेशियो
अपान एफ, एस की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी चेंज काइनेटिक एनर्जी अपान एफ के बराबर होता था। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा कि ई स्टार्टिंग फोर्स आपका बराबर लिख रहे थे ऑलरेडी, तो के ई1 अपान के ई2 और के ई बराबर होता है कितना पी स्क्वायर बाई 2 एम आपने पढ़ा होगा। अगर पीछे जैसे बताया था काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2 एम के बराबर होता है। इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा पी स्क्वायर बाई 2m1 अपान पी स्क्वायर अपान 2m2। देखो यहाँ से पी स्क्वायर पर गया सेम है, 2 सेम है, 2 m2 ऊपर और नीचे आ जाएगा, s1 अपान s2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा m2 अपान कितना m1। यानी कि अगर दो वैक्यूम्स हैं स्टार्टिंग फोर्सेस सेम है बेटा और उनपे क्या उनकी जो मोमेंटम है लीनियर वो सेम लीनियर मोमेंटम के साथ अगर वो मोशन स्टार्ट करें उस केस में उनके स्टार्टिंग डिस्टेंसेस का रेशियो उनके मास के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। यानी m1 अपान m2 इक्वल टू s1 अपान s2 इक्वल टू m2 अपान m1 या फिर यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2। मास इसका ज़्यादा तो जल्दी रुकेगा, जिसका मास कम वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके रुकेगा। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाकर पीछे वाले के वेलोसिटी का क्या होता है यहाँ पे उल्टा, वहाँ s1 इक्वल टू s1 अपान s2 इक्वल टू m1 अपान m2 था, यहाँ पे s1 अपान s2 इक्वल टू कितना हो गया m2 अपान m1 होगा। डिस्टेंस से जब रेशियो निकालेंगे और टाइम का रेशियो निकालोगे तो स्टार्टिंग टाइम का रेशियो क्या होगा इसके समझेगा। स्टार्टिंग टाइम के रेशियो क्या होंगे t1 अपान t2 भी बराबर t1 अपान t2 के बराबर, अरे t भाई क्या ठीक t1 अपान t2, t1 की वैल्यू t1 p2 बराबर है, दोनों की वैल्यू t1 p2 बराबर है तो क्या आएगा रेशियो 1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर हमारा ठीक है दोनों के मोमेंटम लीनियर मोमेंटम सेम लीनियर मोमेंटम से बॉडी मूव कर रही है, स्टार्टिंग फोर्सेस इक्वल अप्लाई किए जा रहे हैं, तो दोनों को रुकने में टाइम जो लगेगा बराबर बराबर। सब क्वेश्चन अपडेटेड है बेटा, ये लेकर जो पढ़े थे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं की कांसेप्ट है, उन्हीं के लिए कांसेप्ट है, याद रखिएगा ठीक। बाकी हम लोगों ने तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डिस्कस पढ़ाई है, मोमेंटम की प्रक्रिया भी पढ़ाई है, बट सब कैसे अप्लाई होगा तो उसको ध्यान रखिएगा ठीक। नेक्स्ट देखेंगे बेटा इन व्हीकल्स पासेस सेम काइनेटिक एनर्जी, vehicles passes same kinetic energy। सबसे पॉइंट होगा vehicles passes same kinetic energy। अगर kinetic energy vehicles के सेम है तब क्या होगा, अब फिर देखो स्टार्टिंग डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा s1 अपान s2 इक्वल टू लिखा था k अपान f तो वही रह गया, कैसे नहीं हो गया कि e1 अपान k e2 और यहाँ पे क्या है यानी k e1 की जो वैल्यू है ये k e2 के बराबर है बेटा, दोनों क्या होगा अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से दो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उनके स्टार्टिंग डिस्टेंसेस का रेशियो बेटा 1:1 यानी उतना ही पहला वाला कवर करेगा दूसरे के पहले, उतना ही दूसरा वाला कवर करेगा। तो s1 बाई s2 की वैल्यू का हमारा क्या होगा 1 के बराबर होगा, ये 1 आ जाएगा या 1:1 आप कह सकते हो ठीक। स्टार्टिंग टाइम अगर आप निकालेंगे तब क्या होगा बेटा t1 अपान t2 इक्वल टू क्या होता था हाँ टाइम की जो वैल्यू होती थी p1 अपान p2 के रेशियो के बराबर होता है, तो ये भी हमारा p1 अपान p2 के रेशियो के बराबर है ना। अगर आप सोच के बताओ p को अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, p को अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा जाए, काइनेटिक एनर्जी को हमें कन्वर्ट करें तो क्या रिलेशन है बेटा m into k। अरे आपने अभी यही बताया था बेटा ना k बराबर होता था k इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2 या लिखा ना, यही तो लिखा p स्क्वायर की वैल्यू होगी
टाइम स्टॉपिंग टाइम का रेशियो उनके मासेस के रेशियो के रूट में बराबर होगा। ठीक। डिफरेंट कंडीशंस हमारी होती है कि काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करके मोमेंटम स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम और कैसे करते हैं। ठीक। क्वेश्चन अब एक लिख लीजिए। जल्दी करिए। Two vehicles, क्वेश्चन किया। Two vehicles are masses 500 kg and 1000 kg. 500 kg and 1000 kg are moving with velocity in 20 meter per second and 15 meter per second respectively. Are moving with velocity 20 meter per second and 15 meter per second respectively. If a retarding force of 500 Newton are applied on both vehicles, then determine ratio of their stopping distances and stopping times. Stopping distances and stopping times. And also find actual distances covered by vehicles before comes to rest. Actual distances covered by vehicles before comes to rest. रेस्ट में आने से पहले बेटा एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे। आप आज पहले दिन आए हो, आप अभी क्लास हो गया है, आप कहाँ से मेरे इसी साल क्या पहले क्या किया ना। बस्ती जाते हो धन्यवाद करते हो।
350 S1 500 और S2 350 है और रेशियो 3/3 यहाँ पर क्या है? ये फार्मूला पड़ा ठीक है ऐसे कर दो काइनेटिक एनर्जी अपॉन रिगार्डिंग फोर्स यानी स्टार्टिंग फोर्स आपका पहले केस में क्या बोला गया है दोनों की मासेस और वेलोसिटी दिए हैं ना मास और वेलोसिटी दिया है आपको निकालना है स्टार्टिंग फोर्सेस सेम अप्लाई किया गया है स्टार्टिंग सेम दिया गया है तो यहाँ से निकालोगे बेटा यहाँ से फाइंड आउट करेंगे S1 की वैल्यू निकालोगे रेशियो निकालना है तो S1 हमें बात से वैल्यू भी निकालना है तो वैल्यू भी पुट कर लेते हैं S1 की वैल्यू तो होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर अपॉन कितना कौन सी वैल्यू पहले वाले का मास दिया है बेटा 500 वेलोसिटी कितना है 20 का स्क्वायर अपॉन रिगार्डिंग फोर्स 500 न्यूटन तो ये 500 कैंसिल हो गया बेटा 20 का स्क्वायर करोगे 400 होगा और 400 का 2 करोगे तो 200 आ जाएगा पहला वाला आ गया S1 की वैल्यू 200 मीटर ठीक S2 की वैल्यू आप निकालोगे तो फिर आप m2 v2 स्क्वायर अपॉन रिगार्डिंग फोर्स आप m2 की वैल्यू आपको बताओगे दिया है v की वैल्यू 50 है बेटा 50 का स्क्वायर अपॉन 500 क्या और ये टू कैंसिल 50 का स्क्वायर होगा 200 25 आएगा 225 S1 और S2 हमने निकाल लिया S1 अपॉन सो S1 अपॉन S2 निकालोगे 200 अपॉन कितना 225 25 से कैंसिल कर दो बेटा 8 अपॉन 9 आएगा S1 बाय S2 का रेशियो आएगा 8 अपॉन 9 कितने लोग आया 8/9 कहाँ से कब लोग रहे गलत लिख दिए थे हम बहुत सारे सेकंड केस हमको T1 अपॉन T2 देखो टाइम हम लोगों ने लिखा है T1 अपॉन T2 की वैल्यू जो होती थी mv अपॉन T ठीक है T1 की वैल्यू होगी mv अपॉन f के बराबर है ठीक है mv क्या है ये f के बराबर है तो यहाँ से आप करोगे तो T1 अपॉन T2 m1 v1 अपॉन m2 v2 अपॉन f m1 v1 अपॉन f अपॉन m2 into v2 आएगा ये दोनों सेम हिसाब प्रोसेस से कर जाएंगे तो v1 अपॉन v2 की जो वैल्यू आएगी m1 v1 अपॉन m2 into v2 मास रहेगा 500 और वेलोसिटी 20 अपॉन 1000 वेलोसिटी 50 5000 to 2 10 जा 5 से काटो 2/3 तो T1 अपॉन T2 की जो वैल्यू हो गया 2/3 हो गया और S1 अपॉन S2 की वैल्यू जो हो गया 8/9 हो गया S1 की एक्चुअल वैल्यू 200 मीटर है S2 की एक्चुअल वैल्यू 225 ठीक है तो इस तरह से जो भी रिलेशंस रहेगा वहाँ पे टोटल की वैल्यू निकालेंगे बोलेगा जितने भी केसेस आपको लिखाए गए सारे केसेस पे क्वेश्चन बनते हैं ठीक या फिर जो सिचुएशन दिया है उस रिगार्डिंग अप्लाई करके आप निकाल लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन का भी किसी डाउट नहीं आया तो पूछ लीजिएगा ठीक नेक्स्ट लिखिएगा एंडिंग ग्रुप का रजिस्टर नहीं हुआ था बेटा जल्दी करिए
मेरा ड्रॉपलेट जो होता है मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। उसे हम लोग कैसे कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव की हम लोग बात करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस अंडर व्हिच प्रॉब्लम विल बी डिपेंड्स आल्सो ऑन पाथ, जिसमें पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, विस्कस फोर्स हो गया, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल में आते हैं। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स एंड सो ऑन। कंजर्वेटिव में ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलास्टिक फोर्सेस हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो गया, ये अपने यहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल में आते हैं। ठीक, तो कंडीशन आपका हो गया कंजर्वेटिव, दूसरा क्या हो गया नॉन कंजर्वेटिव। हम लोग की पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी करते हैं बेटा, तो हमारा ठीक, तो बात ही कर रहे हैं। बात करेंगे हम लोग क्या है पोटेंशियल एनर्जी का। जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, वो अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस करते हैं। मतलब जैसे अपने यहाँ पढ़ा होगा आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उनकी है, इसके लिए पढ़े हैं, ठीक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम इस यूनिट में हमें दो पढ़ना है, ठीक, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेल में आप पढ़ते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है। वहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा। फिर आप यहाँ पे बेसिकली हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी करते हैं। लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी एसोसिएटेड body dissociated in the body due to position, its position, due to its position are called potential energy, are called potential energy, are called potential energy. देखिएगा नेक्स्ट टाइम से आपके पॉइंट बना लो। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड only for conservative forces. Potential energy is defined only for conservative forces. Potential energy is defined only for conservative forces. जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बेटा वो केवल हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस के डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए केवल हम लोग डिफाइन करेंगे जिसको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉट फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। याद रखिए। अब इसको हम लोग क्या थ्री टाइप में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम से किया पोटेंशियल एनर्जी आर जनरली, potential energy are generally these are three types, generally आप three types से देखा नाम लिख लीजिए। फिर हम लोग यहाँ डिटेल से जो पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक पढ़ेंगे। तो पहले देखिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, डिफरेंट टाइप में उनको बेटा बांट देते हैं। ठीक है, कौन कौन से काम में आपका यूज करेगा उसके जैसे वहाँ से आप प्रेजेंट करते हैं। ठीक, पहला आपको लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
ग्रेविटी की वजह से ड्यू टू ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम लोग किसी बॉडी का बेटा एक्स सरफेस है, वैसे अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन होता है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया गया उसके रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइंड नहीं है तो हम यह के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। तो किसी बॉडी को अगर यह सरफेस से स्मॉल हाइट यह आप शिफ्ट करते हो ऊपर, उस केस में जो एनर्जी स्टोर होगा उसमें, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्या ईयर। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइंड नहीं है तो आप यह करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइंड होगा बेटा, तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको पूछा जाएगा उसके बेस पर आप डिफाइन करते हैं। बट अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइंड नहीं है तो आगे हमको यह को एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस देते हैं। क्या कहेंगे ना, यह को आगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइंड नहीं है। ठीक, तो उस कंडीशन में जैसे हमारा को बॉटल रखा हुआ है, अगर इस बॉटल का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस 10 के रिस्पेक्ट में आप फाइंड आउट करो। ठीक, तो हाइट यहाँ से लीजिए, अगर इसके सेंटर आप पास करा, अगर आप इस पास के रिस्पेक्ट में आप बात किया जाए तो हाइट आप यहाँ से लीजिए करेंगे। अगर नहीं कुछ डिफाइंड है तो आपको यह जो आपका है ग्राउंड उसके रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। याद रखेंगे क्वेश्चन में नेसेसरी नहीं कि आपको डिफाइंड हो, नहीं डिफाइंड है तो आप ऑलवेज याद को लेंगे एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? जिसके रिस्पेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहेंगे? जिस सरफेस के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसी को टर्म देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप स्टडी करेंगे उसी को टर्म देंगे क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अगर नहीं डिफाइंड है तो हमेशा हम लोग याद को एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। याद को हमेशा तब कंसीडर किया जाएगा एज ए क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे अगर आपको डिफाइंड नहीं है तो। और डिफाइंड है तो जो भी आपका रहेगा उसके रिस्पेक्ट में आप स्टडी करिएगा। ठीक, तो उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह लेते हैं। तो लिख लीजिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Depends on position of the object. Depends on position of the object with respect to position of the object with respect to किसके रिस्पेक्ट में बेटा? अर्थ। अगर नहीं दिया है तो आप को ही देंगे, अगर दिया रहेगा तो जो भी आपको दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में आप स्टडी करिएगा। अगर नहीं गिवन है बेटा तो हमेशा किसको देंगे आप को आप एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर दिया गया है तो जो भी आपको सरफेस दिया है जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस लीजिएगा। ठीक, तो क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखिएगा। इफ an object having mass m, if an object having mass m, object having mass m is put at a height, put at a small height, again object of mass m
ये तो आपका हाइट हो गया। अगर नहीं है तो ग्राउंड से लेके अदरवाइज कोई शार्पनेस होगा तो। लेकिन याद रखिए ये इक्वेशन जब हम लोग यूज़ करते हैं बेटा तो ऑल स्मॉल हाइट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो 60 हाइट का अगर आप चेक करते हैं तो उसके लिए आपको क्या होगा एप्लीकेबल होता है। अगर आप लार्ज हाइट में आप चेक करते हो तब उस कंडीशन में फिर हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन आपके बदल जाते हैं। तब उसके इसमें याद सब पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है क्या आता है, GMA अपान कितना आरी, ठीक। वो एस सर्कल की पोटेंशियल एनर्जी और किसी हाइट पे करो तो GMA अपान आरी प्लस क्या H, दोनों का डिफरेंस निकालते तब उस पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है। बट यहाँ इस यूनिट में जब पूछा जाता है तो इसी की जब आएंगे तो वहाँ पे उसका यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे हो गया MGS, एनर्जी की यूनिट हो जाएगी मेरा जूल। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका क्या, जूल या न्यूटन इनटू मीटर। और डायमेंशन की बात करेंगे तो M/D के पावर माइनस, अब इतना कर लीजिए। कल आपका इस पे डिपेंड कैसे क्वेश्चन और क्या डिपेंड है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है कैसे होंगी उनको कल बताया जाता है, ठीक। दोबारा से टाइम से पहुँचे रहिएगा, जब से गाड़ी आपका ठीक है। चले ये बात कर